हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, अगर उनको अपनी प्रिपरेशन में आप इम्प्लीमेंट कर ले गए तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आप खुद में देख पाओगे, खुद को काफ़ी बेटर पोजीशन में आप असेस करोगे। यू कैन मास्टर द यूपीएससी मेंस। इन पॉइंट्स में मैं जब बात करूँगा तो अगर दुनिया ने ये चीज़ें कही हैं तो मैं वो दूसरी डायरेक्शन में जाके उससे बात करना चाहूँगा, बेसिकली डेविएट करना चाहूँगा जो भी इस्टेब्लिश ट्रेडिशंस हैं। आप खुद बैठ के एनालाइज करना, मैं जो पॉइंट्स कह रहा हूँ उसमें एक एक पॉइंट की क्या वैल्यू है और वो आपके आंसर राइटिंग और ओवरऑल अप्रोच में क्या डिफरेंस, क्या वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपको ठीक लगे तो वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मेरे लिए सबसे बड़ा विलेन है यूपीएससी के आंसर राइटिंग में, या फिर जो लोगों के स्कोर्स गंदे आते हैं वहाँ पर। देखो, मैं आप बहुत सिंपल लॉजिक से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्ज़ाम में हमें फॉर एग्जांपल 2 से 3 पेज मिले, 2 पेजेस मिल गए। 10 नंबर के लिए 2 पेज मिलते हैं, 20 नंबर के लिए हमें 3 पेज मिलते हैं। अब यूपीएससी ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि इंट्रो के लिए 1 नंबर होगा, कंक्लूजन के लिए 1 नंबर होगा, बाकी अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो बॉडी में 8 नंबर मिलेंगे, और अगर 15 का क्वेश्चन है 13, और 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 18 मार्क्स आपके बॉडी पार्ट के हो गए। ऐसा कहीं भी यूपीएससी ने नहीं कहा और ना ही कोई नोटिफिकेशन है। ये सब हम कोचिंग वालों ने अपने मन से मान लिया है, और डेफिनेटली हम लोग जब कॉपीज़ इवेल्युएट करते भी हैं टेस्ट सीरीज़ के तो ऐसा ही करते हैं। हमने मान लिया कि आज से 1 नंबर इंट्रो का, ठीक है, सबने मान लिया। आज से 1 नंबर कंक्लूजन का, आज से मेंस का मतलब आंसर राइटिंग, आज से टॉपर्स की फ़ोटो का मतलब हमारा स्टूडेंट। देखो, जो मेरी समझ है, मेरे अकॉर्डिंग मेन मार्क्स जो आपको मिलने हैं, सिलेक्शन रिजेक्शन होना है, वो इस 8, 13 या 18 मार्क्स पर होना है। बॉडी पार्ट जो आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट कराएगा ना, वो इंट्रो कंक्लूजन नहीं होगा, ये गार्निशिंग है। पिज़्ज़ा के ऊपर आप ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स कितने भी डाल लो, लेकिन अगर आपका पिज़्ज़ा ख़राब होगा तो ये सब किसी काम के नहीं है, राइट। और अगर आपका बॉडी पार्ट अच्छा है तो ठीक है, ये भी एक बार को गलती माफ़ हो जाएगी, चल जाएगा। तो इन जनरल आप देखो, हम इशू क्या है, देखो मेन बात क्या है। पहली चीज़, फॉर एग्जांपल ये 3 पेजेस है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब मुझे आंसर करना है। सबसे पहले कॉपी मिलते ही मेरे ऊपर प्रेशर होता है कि मुझे दुनिया का बेस्ट इंट्रो लिखना है। मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स भी माइंड में आते हैं कि वो बंदे क्या लिख रहे होंगे। मैं इस चक्कर में कई बार 4-5 लाइन से लेके, हाफ पेज से लेके 3/4 पेज का इंट्रो लिख जाता हूँ। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। और कई बार इसमें हम ऐसे पॉइंट्स लिख देते हैं, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा कि हाईलाइट द सेंट्रल एशियन फीचर्स इन गांधारा आर्ट। अब आप लिखे जा रहे हो कि गांधारा है, मथुरा है, वेसरा है, आपने मैप बना दिया, आपने फ्लो चार्ट बना दिए, पाई चार्ट, डायग्राम, जो आपको आता था आपने सब बना दिया, आपने इंट्रो से 1 पेज भर दिया। अब इंट्रो आपका चला जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर है। इस चक्कर में एक तो आपने क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन मिस हो गया, आपने बहुत बड़ा इंट्रो लिख दिया। तो अब क्या होगा, आपकी बॉडी में जो बेस्ट पार्ट होगा वो इंट्रो होगा। अगर हम अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग जाएँ तो ऐसा ही होगा, हमने दुनिया का सबसे अच्छा इंट्रो लिखा। अब बॉडी पार्ट, कई बार तो हम बॉडी मिस कर चुके हो, या फिर हमारा बेस्ट से वर्स्ट की तरफ जाएगा। और कंक्लूजन पार्ट है, ये हमारा या तो वर्स्ट होगा या मिसिंग होगा। ये हमारे आंसर का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक अगर आपने एक भी आंसर लिखा है आप इस चीज़ से एग्री ज़रूर करोगे। हम क्या करते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा इंट्रो, बॉडी पार्ट, ये बेस्ट से वर्स्ट की तरफ जाता है। पहले 2-4 पॉइंट बेस्ट हमने लिख दिया, बाद में बस पेजेस भरने या पॉइंटर्स गिनाने के लिए हमने लिख दिए, एंड फिर टाइम मिला ही नहीं कंक्लूजन का, अगले क्वेश्चन के इंट्रो का प्रेशर आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप क्या करो, यहाँ पर 3-4 लाइन का स्पेस छोड़ दो कि मैं इंट्रो यहाँ बाद में लिखूँगा। सीधे क्वेश्चन को एड्रेस करना शुरू करो। क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट पूछा है सेक्शन ए, उसको एड्रेस करो। फॉर एग्जांपल इन्होंने पूछा कि भक्ति लिटरेचर का नेचर क्या है, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालो नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, उसके पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी लिखने लिख दो। देन सेकंड पॉइंट एड्रेस करो कि इट्स कंट्रीब्यूशन ऑन इंडियन कल्चर, वो आप लिखो, कंट्रीब्यूशन प्लस माइनस जो भी आपको लिखना है यहाँ लिखो। फिर आप कंक्लूजन लिखो। एंड में अब आपके पास जो भी उस क्वेश्चन के लिए अलॉटेड टाइम था वो आप इंट्रो के लिए दो। अब क्या होगा, आपका इंट्रो आपका वर्स्ट हो जाएगा, या हो सकता है मिसिंग भी हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है, कि इंट्रो आप लिख ही पाओ, पहली चीज़। दूसरा, बॉडी पार्ट आपका बेस्ट से वर्स्ट की तरफ नहीं जाएगा, बेस्ट से एवरेज तक रहेगा या बेटर देन एवरेज रहेगा। और कंक्लूजन पार्ट जो होगा आपका, वो आप डेफिनेटली वर्स्ट या मिसिंग तो नहीं होगा, एवरेज होगा, बिलो एवरेज होगा। अब इसके देखो 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं है बेस्ट इंट्रो लिखने का,
आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 मिनट भी बचे हुए हैं, हमें पेपर देना है और 5 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास और 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, फिर भी सारा ध्यान हमारा इंट्रो लिखने पर होता है। अगर आपने मेंस लिखा या कोई भी टेस्ट सीरीज लिखी है या 15-20 क्वेश्चन आपने कभी भी लिखे हैं तो ये आपको डेफिनेटली पता होगा, चाहे हम क्वेश्चन का बॉडी पार्ट एड्रेस ना कर पाएँ लेकिन हमारा पूरा ध्यान कहाँ, इंट्रो पर। तो पहली चीज़ है जो एक मेंटल प्रेशर है वो रिलीज़ होगा। दूसरा, मार्क्स तो आपको इसी पे मिलने हैं ना, अगर इंट्रो कंक्लूजन पे मिलते भी हो 1 नंबर आपका कट जाएगा, आधा नंबर मिलेगा, आधे का मतलब 1/4 मिल जाएगा। बट ये जो 8, 13 और 18 मार्क्स है जिन पर आपका सिलेक्शन रिजेक्शन डिपेंड है, ये तो आपको मिलेंगे। तो ये आपका फ़र्क आएगा। तो फ़र्क क्या पड़ेगा, बेस्ट इंट्रो जो आपका था वो वर्स्ट हो चुका होगा, बॉडी पार्ट जो आपका बेस्ट से वर्स्ट की तरफ जा रहा था वो बेस्ट से एवरेज के पास ही जा पाएगा, एंड कंक्लूजन आपका मिस नहीं होगा। अब एक जनरल टेंडेंसी है एग्जामिनर की, अगर आप खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एग्जामिनर मार्क्स कब देता है, इंट्रो पे तो देता नहीं है, देता होगा तो हाफ दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है, अच्छी बात है, आपने जो भी लिखा अच्छा बुरा फाइन, बट मार्क्स आपको बॉडी पार्ट पे देगा। उसने पढ़ा, बॉडी पार्ट पढ़ी और कंक्लूजन पढ़ने के बाद आपको मार्क्स दिया। आपको क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे या 15 मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन पढ़ने के बाद ही डिसाइड करते हैं एग्जामिनर। ये जनरल माइंडसेट है और हम सबका माइंड ऑनेस्टली ऑलमोस्ट सिमिलर वे में वर्क करता है, तो एग्जामिनर का भी ऐसा ही होगा। तो आपको इस चीज़ से क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, पहला बेनिफिट तो यही है कि आपका एक प्रेशर रिलीज हो रहा है। दूसरा, आप अननेसेसरी लॉन्ग इंट्रो नहीं लिखोगे, आपको 3 लाइन में लिखना है, दैट्स इट। हो सकता है अगर ये पूछा इन्होंने कि गांधारा आर्ट में जो ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट हैं या फिर सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करो, हो सकता है आप सिर्फ 1 लाइन का इंट्रो लिख दो कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें सेंट्रल एशियन प्रमुख है, मेन है, बहुत एवरेज सा इंट्रो लिखा, लेकिन आपका क्या है, क्वेश्चन से अलाइंड है। इश्यूज़ क्या है, जब हम इंट्रो लिखते जाते हैं कई बार आप पढ़ो उस इंट्रो का, क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है। गांधारा आर्ट के फीचर्स पे पूछा है, आपने मैप बना दिया। भक्ति लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन पे पूछा है, आप मैप बना के बता रहे हो कि यहाँ ये संत थे, यहाँ ये संत थे, तो उसका क्या करें। ठीक है, अगर आपका आंसर अच्छा है, गार्निशिंग है अगेन वो। तो पहली चीज़ ये है, इंट्रो आपको ध्यान रखना है, उस पर कंट्रोल करना है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो मैं आपसे पहला कमेंट चाहूँगा इस पॉइंट के ऊपर कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। डिसएग्री भी करते हो तो भी आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि डू नॉट मिस हिट द क्वेश्चन, और ये कहीं ना कहीं इंट्रो से भी रिलेटेड है। अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लो तो ये चीज़ भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। इसको हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से देखते हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं रिसेंटली, एक इस साल का एग्जाम्पल और एक जब मैंने कभी एग्जाम लिखा था उस साल का एग्जाम्पल। 2021 का GS1 का पहला क्वेश्चन था, इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत से ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, फाइनल लिस्ट में नहीं हुए, या जिन्होंने मेंस दिया, या जिन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आंसर लिख दिया। मैक्सिमम लोगों ने जो इसका आंसर दिया है उन्होंने कहा है नेचर ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर दे दिया। आपको डिफरेंस समझ आया? क्वेश्चन पूछा था उन्होंने भक्ति लिटरेचर के ऊपर और उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर पे पूछा है, आपने क्या लिख दिया, भक्ति मूवमेंट का। हो सकता है पॉइंट सिमिलर हो लेकिन क्वेश्चन की टोन डिफरेंट होगी। एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक ये 2017 का क्वेश्चन है। उस साल मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल में 300+ मार्क्स थे और शायद ही मेरे से बेटर पेपर 1 एटलीस्ट किसी का तैयार हो ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक टॉपिक होता है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, जीएस में भी है, तो मेरे से बेटर तो किसी का तैयार है नहीं। क्वेश्चन देखा जीएस में, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियर टू ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। यहाँ दिखा कि ये इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने उस साल इसका शायद बेस्ट आंसर लिखा होगा पूरे सारे एस्पिरेंट्स में, राइट। ऑप्शनल में उस साल मेरे 300+ मार्क्स हैं, बट जब जीएस के मार्क्स थे तो 80s में कुछ थे, एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, 84, 86, 80 कुछ जो होंगे ऐसे कुछ थे। अब इशू क्या था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन, इसके निहितार्थ क्या है, और मैंने क्या लिख दिया, इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर, इसके कारण क्या है। इशू समझ में आया? 2 क्वेश्चन से हमने आपको बताया। तो बेसिकली जो उन्होंने पूछा वो हमने लिखा ही नहीं, तो मार्क्स क्यों मिलेंगे? आप कितने अच्छा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिख लो। तो पहली मेरी एडवाइस है, पहली और आखिरी एडवाइस, अगर आप इंट्रो पहले लिखने में एक्सपर्ट हो देन वेल एंड गुड, लेकिन डू नॉट मिस इट द क्वेश्चन। आप अपनी कॉपीज़ उठा के देखना या पेपर्स उठा के देखो, अगर आपने इस साल या किसी भी साल मेंस लिखा है आपको समझ में आएगा। हम इन जनरल 2 to 4 to 8 कई बार 10 तक क्वेश्चंस मिस इट करते हैं, जो पूछा है वो नहीं लिखा। और इसका जो इशू है और इसको रिजॉल्व कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। देखो,
इसमें जो मेन विलेन है, अगेन इंट्रो है। इंट्रो हमने जैसे लिखना शुरू किया, हमने क्या किया कि दुनिया का सबसे अच्छा इंट्रो लिख दिया। भक्ति लिटरेचर के बारे में हमने यहाँ इंडिया का मैप भी बना दिया, यहाँ संत के नाम भी लिख दिए, बुक्स भी लिख दी, बहुत कुछ लिख दिया, इतना बड़ा हमने इंट्रो लिख दिया। अब तक मैं क्वेश्चन भूल चुका हूँ। अब मैं आपको क्या कहूँगा, एक काम करो, ठीक है, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन था, आपने इंट्रो के लिए स्पेस छोड़ दिया, ये खाली स्पेस है इतना, आपने सीधे क्वेश्चन को एड्रेस करना शुरू किया। और आप एड्रेस कैसे करोगे, सीधे क्वेश्चन में जो पूछा है ना पूरी हेडिंग लिखो। जैसे क्वेश्चन में क्या था, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, तो आप बस ये हेडिंग मत डालो कि नेचर, ऐसे नहीं काम चलेगा, नेचर में आपको पता नहीं चलेगा। आप पूरी हेडिंग डालो नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, शॉर्ट में भी नहीं, कंप्लीट लिखो, हो सकता है आपका एक लाइन में आए। दूसरे सेक्शन की हेडिंग डालो कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति लिटरेचर टू इंडियन कल्चर, एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आप आने वाले 4-5 लाइन्स में क्या लिख रहे हो। पहला पॉइंट। अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं था, आपके पास पूरा टाइम था, इंट्रो में आपने टाइम वेस्ट नहीं किया था, आप पॉइंट लिखने शुरू कर चुके हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक पॉइंट लिखो, क्वेश्चन को पढ़ो, दूसरा पॉइंट लिखो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, तीसरा पॉइंट लिखो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। इन जनरल हम एक क्वेश्चन में 10 से 15 से 20 पॉइंट्स तक लिखते हैं। इन जनरल ऐसे होता है, 5-6 हम प्लस लिख देते हैं, 5-6 एक हम नेगेटिव साइड में लिख देते हैं, 5-6 वे फॉरवर्ड या ऐसे कुछ। इन जनरल हम इतने ही पॉइंट्स लिखते हैं अगर हमें क्वेश्चन अच्छे से आता है तो। अगर आप ये कर गए, हर पॉइंट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, तो हो सकता है कि आप 3-4 पॉइंट तक मिस हो रहे हो, आपने ये पॉइंट मिस कर दिया, ये पॉइंट मिस कर दिया, ये पॉइंट, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट से, इस पॉइंट से आप अपने आंसर को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलाइन कर ले जाओगे। और अगर आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हो, थोड़ा स्पेसिंग के साथ लिखते हो ना, तो यहाँ पर भी आप इंप्रूव कर सकते हो। एक पॉइंट ही तो कट करना है कि जहाँ आपने भक्ति मूवमेंट लिखा था, उस मूवमेंट को कट करके आप लिटरेचर लिख दो, राइट। तो छोटी सी गलती माफ़ हो जाती है। इसमें क्या होगा, जो आपने पूरा क्वेश्चन भक्ति मूवमेंट के इर्द गिर्द लिख दिया था, वो आप फाइनली भक्ति लिटरेचर के आसपास ले आओगे। अब यहाँ पर एक इशू है, जैसे जब हम बेसिकली इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये हमने भक्ति लिटरेचर का देख लिया, हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर आता है कि हमें कवियों के या राइटर्स के, पोएट के, इनके नाम तो याद ही नहीं है, या किसने क्या लिखा वो नहीं पता। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो पूछा भी नहीं है। अगर आप ये लिख देते हो कि सूरदास ने इस बुक में ये लिखा, उसका कंट्रीब्यूशन ये, तो आपको नंबर वैसे ही नहीं मिलेंगे। एक जनरल आंसर देना है। देखो क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6, 8 मिलेंगे, कितने मिलेंगे ये बाद की बात है। पहली चीज़ तो ये है कि ग्रेटर देन 0 आपको या ग्रेटर देन 1 आपको सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन को एड्रेस किया। हो सकता है आपको एग्जाम्पल्स ना आते हो भक्ति लिटरेचर के, मान लिया मैंने, लेकिन ये तो पता होगा कि भक्ति लिटरेचर सेक्युलर है, सेक्युलर इन नेचर। इसने सभी रिलीजन को पास लाने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल ये, अगर आपको याद आ गया तो ठीक है, नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल इन द राइटिंग्स ऑफ कबीर, इतना तो लिख सकते हो। नहीं भी लिख पा रहे तो आपने एक रेलेवेंट पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट, अगर आप ये कहो कि इसने लोकल लैंग्वेजेस में बात की, इस वजह से मासेस तक कनेक्ट था, कुछ नहीं पता तो आप ये लिख सकते हो ना तमिल लिटरेचर, और नहीं है तो छोड़ दो। तीसरा पॉइंट, इसके जो राइटर्स थे या पोएट्स थे, उन्होंने क्या किया, लोकल लैंग्वेजेस में लिखा, या फिर हर कास्ट से आते थे वो लोग, तो इन्होंने क्या सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस बढ़ाई। इस तरह के आप कुछ पॉइंट्स लिखोगे। लेकिन अब आप लिखने ही भक्ति मूवमेंट बैठ गए, हो सकता है पॉइंट सिमिलर हो, लेकिन क्वेश्चन की टोन चेंज हो जाएगी ना। फिर आप भक्ति मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन लिख डालोगे। आप दोनों चीज़ों को लिखने की कोशिश करो, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर लिखो और नेचर ऑफ भक्ति मूवमेंट लिखो, दोनों का आंसर आप बहुत डिफरेंट लिखोगे। तो बस ये बात है। हो सकता है आपको नहीं आता एग्जाम्पल, ठीक है छोड़ दो, जो आता है वो लिखो ना। बस ये मेन कहानी है, डू नॉट मिस इट द क्वेश्चन। और अगर आपने इंट्रो पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया था तो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा टाइम जो आप वो एक फालतू सा मैप बनाने में या फालतू सा फ्लो चार्ट बनाने में, जो एग्ज़ाम में रेलेवेंट भी नहीं है, जो आपके क्वेश्चन से दूर दूर तक रिलेटेड भी नहीं है, जिस पे आपको मार्क्स मिलने भी नहीं है, उसके बदले आप बॉडी पार्ट को इम्प्रूव कर ले जा रहे हो। तो ये सेकंड मेरी तरफ से आपको सजेशन होगा। तीसरी चीज़, एक बात और है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता ना तो फिर मत लिखो। मैंने एक वीडियो में बताया था पहले, सिनॉप्सिस की ये प्लेलिस्ट है गाइडेंस सीरीज, इसमें देखना स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग, इसमें आपको मेरी मार्कशीट भी दिखेंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे मैंने एक क्वेश्चन को एड्रेस किया था, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। नहीं आता है, ज्योग्राफी ऑप्शन में पूछा ये क्वेश्चन, बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है इसकी। हमने क्या किया, हमें ये पता था सेटलमेंट में लोग पहाड़ों पे ऊपर रह जाते हैं सिक्योरिटी रीज़न से, तो हमने वहाँ इमेजिन किया कि नॉर्थ ईस्ट में लोगों को सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ऐसा होता होगा कि ये लोग ऊपर जाके रहते हैं पहाड़ों पे और ये यहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं। तो हमने प्रॉपर एक इमेज बनाई कि देखो ये अंडे जैसा तो दिख रहा है, यहाँ सेटलमेंट है, प्रॉपर यहाँ एक्यूरेट बना के कंपेयर किया। और बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी क्या होती है, ड्रमलिन। इस पर क्या मिल जाएगा आपको,
क्या ज़रूरत क्या है 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की? 170 प्लस मार्क्स है मेरे उसके अगले अटैम्प्ट में, और 230 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट ही किए, 20 नंबर छोड़ दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो आपको नहीं आता। और इस वाहियात हरकत पे आपको क्या मिल जाएगा? या भक्ति लिटरेचर पूछा आपने, भक्ति मूवमेंट लिख दिया, या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी के इम्प्लीकेशन पूछे आपने, कॉजेज लिख दिए, सॉरी इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर लिख दिए, क्या मिल जाएगा? उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आपको मिस हिट नहीं करना है, चाहे आप पूरे 20 क्वेश्चन लिख पाओ या ना लिख पाओ। ये तो बहुत बाद की बात है कि आपको 20 क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप 18 क्वेश्चन लिखो, 16 क्वेश्चन लिखो, लेकिन अच्छे लिखो, राइट। ये हो गया एक पॉइंट, आई होप आप समझे होंगे। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया देन एक कमेंट करके ये भी बताओ कि दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, या फिर ये कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग। एग्ज़ाम में या फिर जब भी आपने एसेस की प्रैक्टिस की होगी तो आपको एक चीज़ बताई होगी कि पेपर के लास्ट पेज पर आप थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चरिंग करोगे, आप रफ लिख के पॉइंट्स लिख के काट देते हो। पहले मैं इंट्रो में ये लिखूंगा पॉइंट, आप सोचते हो यहाँ ये लिखूंगा, यहाँ ये लिखूंगा, इस तरह का आप एक रफ पेज बनाते हो। ये काम आप एग्ज़ाम में भी करते हो। 2 एसेज लिखने हैं, 3 घंटे, उसमें से हम अराउंड 15 से 20 मिनट या 30 मिनट इनफैक्ट एक एसे के लिए सिर्फ सोचने पर लगाते हैं टाइम। ये अच्छी प्रैक्टिस है। हमने क्या किया, 2 ऐसे के लिए एग्जाम में 1 घंटा सोचने के लिए दे दिया या आधे घंटे से ज़्यादा दे दिया। आप क्या करो, डेली जो भी आप मेंस तक, अगर आप ये वाला मेंस दे रहे हो तो दिस वन, एंड अगला मेंस दे रहे हो तो अगला वाला, आप 9 रजिस्टर्स मेंटेन करो या एटलीस्ट 7, 1 4 एस से, 4 जीएस के लिए, जीएस 1 2 3 4, ऑप्शनल के लिए पेपर 1 पेपर 2 पे आपको करना है तो ठीक है, या सेक्शन वाइज करना है, सेक्शन ए सेक्शन बी के हिसाब से आप कर लो। तो 7 या 9 रजिस्टर आप मेंटेन करो, प्लस आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे होगे आप। प्रीवियस ईयर लेके बैठो और सिलेबस लेके बैठो। प्रीवियस ईयर आपको कहाँ से मिलेंगे मैं बता, सिनॉप्सिस आईएएस के फ्री रिसोर्सेज पेज में जाना है, यहाँ जीएस के प्रीवियस ईयर पढ़े हैं, ऑप्शनल में पढ़े हुए हैं काफ़ी सारे, ज्योग्राफी है, सोशियो है, पीएसआईआर है, 2021 तक का अपडेटेड है, इसमें आप लिंक पे क्लिक कर लेना, ये सब मैं लिंक चेंज कर दूंगा। जियोलॉजी है, पबएड है, हिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन उठा लेना, आप क्वेश्चन वहाँ से उठाओ। अब आप क्या करोगे, आप एक पेज पर, फॉर एग्जांपल आपका जो कॉपी है, रजिस्टर है, ऐसे है ना, फ्रंट एंड बैक A4 रजिस्टर ले लो आप, ठीक है। साइड बाय साइड वाले पेजेस लेना कि आप डरखाई में अगर लिख रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे ख़त्म हो जाए, फिर नेक्स्ट आप पेज पलटो तो आगे पीछे इस तरह से, बैक टू बैक मत लिखना कि कुछ इस तरफ और कुछ इसके बैक साइड, वो थोड़ा सा दिक्कत दे होगा। आप 9 रजिस्टर रखो, PYQs पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। कैसे, क्या करना है आपको इसमें मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक करके देखते हैं। मैं अगर जीएस में देखूं, किसी एक टॉपिक को देखते हैं, सोसाइटी देख लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं, चलो एक टॉपिक, ये जीएस है, ये तो सबको समझ में आता है। आप क्या करोगे, एक पेज पर हेडिंग डालोगे ग्लोबलाइजेशन और यहाँ दूसरा पेज, बस 2 या मैक्सिमम 3 पेज से ज़्यादा आप नहीं जाओगे। अब आप देखो कौन कौन सी सब हेडिंग पूछी है। सबसे पहले तो आप इंट्रो लिखो, सिर्फ कीवर्ड में आप बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड में। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन सिर्फ 3 या 4 की फ्रेजेस बेसिकली इसे आप कहो, कीवर्ड तो एक वर्ड हो गया ना, की फ्रेजेस बस। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन जीएस में, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉवर्टी, एक हेडिंग आएगी आपकी पॉवर्टी। आपका ये पेपर है, यहाँ पर आपकी एक हेडिंग हुई पॉवर्टी। दूसरा क्या है, क्लास डिवाइड की बात कर रहा है, क्लासलेस सोसाइटी नहीं लाया, क्लास डिवाइड ले आया। तो एक हेडिंग आपकी हो गई थी इंट्रो, दूसरी हेडिंग हो गई थी पॉवर्टी, तीसरी हो गई थी क्लास डिवाइड, चौथी क्या है, एज्ड पॉपुलेशन पर, ठीक है, एल्डरली पर। नेक्स्ट क्या है, वुमेन पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, आपकी इतनी हेडिंग्स हो गई। देन आपकी नेक्स्ट क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे इम्पैक्ट किया है, कल्चरल डिवाइड कैसे लाता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्लोबलाइजेशन कल्चरल होमोजेनाइजेशन लाता है, लगभग प्रीवियस जैसा क्वेश्चन पूछा है। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डिवाइड, कल्चरल स्पेसिफिकेशन, होमोजेनाइजेशन, इन्हीं में आप लिखोगे। देन क्या है, लोकल आइडेंटिटी, ग्लोबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो भी है आप उसके बारे में लिखो, किस तरह से आपके आइडेंटिटी लॉस करा रहा है। देन डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, इसके बारे में बात की है, जो प्लूरलिटी है कल्चर की उसके बारे में पूछा है, ये कैसे है। देन एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्रिप्टो करेंसी किस तरह से ग्लोबल सोसाइटी, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। GS1 में पूछा था ये क्वेश्चन, तो इसको GS3 के हिसाब से आपको एड्रेस नहीं करना है, इस वे में आप करोगे। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर हेडिंग लिखोगे, एक हेडिंग आप डालोगे, यहाँ पर लिखोगे इंट्रो, दूसरी हेडिंग आप लिखोगे, मैं यहाँ लिख के बताया, तो दूसरी हेडिंग में आप पॉवर्टी लिखोगे, तीसरी में एल्डरली लिखोगे, चौथी में वुमेन के ऊपर लिखोगे, पांचवी में आप आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में लिखोगे, नेक्स्ट में आप प्लूरलिज्म के बारे में लिखोगे, देन आप कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में लिखोगे। इस तरह के आप 7-8 पॉइंट लिखोगे।
थोड़ा थोड़ा गैप दे देना ताकि पॉवर्टी के बारे में 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट लिख सको, एल्डरली के बारे में 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख सको। आपके पेज में यहाँ एक हेडिंग पड़ी होगी, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी, यहाँ पांचवी, ज़रूरत पड़े तो बीच से ऐसे डिवाइड कर लेना। इस वे में आप हर एक टॉपिक को टैकल कर सकते हो। आप सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, सिर्फ कीवर्ड लिखोगे और एग्जाम वाले दिन इस चीज़ को आप एग्जाम हॉल में लेके जाओगे। दूसरा, सोशियो ऑप्शनल में देख लेते हैं कोई टॉपिक, डरखाइम ले लेते हैं। डरखाइम के रिलीजन टॉपिक से अगर आप देखो, एक तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन पे वो बात करते हैं। दूसरा, पहले कैसा था, एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था, टेलर का कॉन्सेप्ट क्या था, या मैजिक वाली थ्योरी क्या थी, अब डरखाइम ने क्या कह दिया। ठीक है, एक हो गया। देन अगली चीज़ क्या है, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ रिलीजन, डरखाइम। ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस आप हेडिंग डाल दोगे। देन इसका मॉडर्न सोसाइटीज़ पर इसका क्या एप्लीकेशन है, इसकी बात करोगे। देन क्रिटिकल रिव्यू ऑफ डरखाइम थ्योरी, आज कंटेम्प्रेरी सिनेरियो एशिया में, आज की बात करोगे आप। देन अगली हेडिंग आप यहाँ पर इनकी बुक से करोगे, मॉडर्न सोसाइटी में कैसे एक्सप्लेन करता है, टोटेमिज्म की ये बात करते हैं, टोटेम कैसे होगा। देन इस तरह से आप सारी हेडिंग सब हेडिंग उठा लो। मॉडर्न सोसाइटी में भी वही रिलीजन का एसेंस है जो प्रिमिटिव में था। देन इनके 4-5 क्वेश्चन और देखो, सेक्रेड एंड प्रोफेन पे पूछा है, बिलीफ्स एंड रिचुअल्स पे पूछा है। इस तरह से आप 7-8 हेडिंग डाल के काम करोगे। ऑप्शनल के लिए आपको कहाँ से उठाना है, एक वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने बात की थी इन सब चीज़ों की। तो जब भी आप ऑप्शनल के लिए लिखोगे, ट्रेडिशनली हम ये लिखते हैं, वीडियो पूरा देख लेना, 2 वीडियो थे, एक 300 और एक 320 के लिए। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ओरिजिन, थ्योरी और थ्योरी के अंदर जो पॉइंट हैं, अगर आपको फिगर वगैरह डालनी है यहीं पर, क्रिटिसिज्म या मेरिट डीमेरिट जो भी हैं ये आप लिखोगे। देन एप्लीकेबिलिटी, देन इवैल्यूएशन, देन कंक्लूजन। ज्योग्राफी ऑप्शनल में इस साल 6 से 8 क्वेश्चन आप दिखोगे कि एप्लीकेबिलिटी पार्ट पर आए। सोशियो ऑप्शनल में भी इसी चीज़ पे पूछा है। और इस तरह से आपको ये हेडिंग सब हेडिंग लेनी है। एक ये वीडियो था हाउ टू स्कोर 300+ एंड एक ये वीडियो था हाउ टू स्कोर 320+। ये 2 वीडियोस देख लेना, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और एक यहाँ पर मैंने नीचे बात की है हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग और स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग, ये 4-5 चीज़ें, और हाउ टू रीड 600 पेजेस, ये आप ज़रूर देखना, राइट। तो अगर आपको सेक्रेड, प्रोफेन या डरखाइम की बात करनी है तो आप इस तरह से करोगे। एंथ्रो ऑप्शनल में कोई टॉपिक देख लेते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में, PDF आप डाउनलोड कर लेना फ्री रिसोर्सेज में। फॉर एग्जांपल पेपर 1 में यूनिट 1.2 जो है रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन, इसमें आप क्वेश्चंस देखो। सोशल साइंस से ये सिलेबस में क्या लिखा है, सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, अर्थ एंड ह्यूमैनिटीज़। सोशल साइंस से जनरल क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, तो पहले हम जनरल क्वेश्चंस लिखेंगे। ये देखो क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल साइंस, जनरल, एंथ्रो सोशल साइंस, एंथ्रो अदर साइंस, एंथ्रो सोशल साइंस, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक इन जनरल पूरा क्वेश्चन पूछ लिया 2021 में, वही रिपीटेड है। तो सब ऑप्शन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने एक तो सोशल साइंस डाला, फिर सोशल साइंस में सोशियो से एक बार उन्होंने कंपैरिजन पूछ लिया स्पेसिफिकली, 2-3 बार हिस्ट्री से पूछा है, 3 बार हिस्ट्री से पूछा, 1 बार इकोनॉमी से पूछा, ठीक है। तो आपकी इतनी हेडिंग आएगी कि जनरली सोशल साइंस से एंथ्रो कैसे रिलेटेड है, फिर आप हिस्ट्री, देन सोशियो, देन इकोनॉमी, देन बिहेवियरल साइंस के आप देखो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहा है या फिर एक्शन एंथ्रो की बात कर रहा है। देन यहाँ पर लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस में किस तरह के क्वेश्चन है, अर्थ साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं, देन ह्यूमैनिटीज़ से क्या क्वेश्चन है, इस तरह का। सेम वे में अगर आप किसी और ऑप्शनल में जाना चाहो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में अगर आप जाते हो, फॉर एग्जांपल एयर मासेस में जाते हो, तो आपकी हेडिंग सब हेडिंग क्या बनेगी, शॉर्ट नोट एयर मास। अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन कहूँ शॉर्ट नोट ऑन एयर मास, आप सिंपल सा आंसर लिख दोगे। अभी मैं बताता हूँ आंसर शॉर्ट नोट में क्या लिखोगे आप। डेफिनेशन लिखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास लिखोगे, फीचर्स लिखोगे, एसोसिएटेड वेदर कंडीशन ऑफ ईच क्लास। 4 मेन कंडीशन है, बुक में लिखी हुई है सारी। ओरिजिन की बात करोगे, मूवमेंट की बात करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड क्लाइमेट, ये हो गया। ये तो आई थिंक यही वाला पॉइंट हो गया, यही पूछा है। डिफाइन ये हो गया, ओरिजिनेट ये हो गया, ठीक है। विद टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होने लगेगी ना। क्लासिफिकेशन ऊपर भी पूछा था। इस तरह से आप 7-8 हेडिंग डालोगे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास, उनका क्लासिफिकेशन, CP का क्या रोल है। देन इस तरह से आप देखो एयर मास और ओशन करंट कैसे रिलेटेड है और इसमें मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। इस वे में आप अपना आंसर्स लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको GS के लिए बताया वैसे ही ऑप्शनल। फॉर एग्जांपल डरखाइम है तो आपके जो 2 पेजेस हैं उसमें आपके पॉइंट्स क्या होंगे। डरखाइम का इंट्रोडक्शन, इंट्रो में आपके लिखोगे एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। देन एक हेडिंग डालोगे टोटेम, टोटेमिज्म पे आप बात करोगे क्या क्या पॉइंट है। एक हेडिंग डालोगे सेक्रेड एंड प्रोफेन, उस पर लिखोगे। एक हेडिंग डालोगे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ये 4 पॉइंट लिख दूंगा मैं। उनके रिलीजन का आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, आज के टाइम में क्या है। जितने भी फेस्टिवल है जो कुछ है आप देखो डरखाइम की थ्योरी से रिलेटेड है। इंडिया में दीपावली मन रही है, दशहरा मन रहा है, ये सब टोटेम से आप उनको रिलेट कर सकते हो अगर आप रिलेट करना चाहो तो। ये सारी चीज़ें आप क्या करके जाओगे, पहले ही ये काम करोगे। और ये काम जो आप ऐसे में एग्ज़ाम वाले दिन करते हो, ये चीज़ आप पहले ही करके जाओ घर बैठ के। अगर आप ये वाला मेंस दे रहे हो तो अगले अराउंड 70-75 डेज
इससे अगला मेंस दे रहे हो 2023 या 24, लगातार करो, 40 साल के क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो एटलीस्ट PYQ पढ़ो, जो हमने दे दिए फ्री है सारा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम वाले दिन आप अपने सिर्फ यही 9 रजिस्टर्स रिवाइज कर रहे होगे, आपके इन रजिस्टर में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होगी। फिर आप एक चीज़ और करोगे, फॉर एग्जांपल आप डरखाइम की थ्योरी लिख ली, अब आप सपोज अपने सोशियो के चैप्टर 10 पर हो, सोशल चेंज पर। अब वहाँ आपने पढ़ा था इवोल्यूशन पढ़ते हुए आपको समझ में आया कि जो लीनियर थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं डरखाइम की थ्योरी से हम रिलेट कर सकते हैं। तो गो बैक, डरखाइम वाला पेज खोलो, वहाँ पर वो पॉइंट लिख दो कि यहाँ ऐसे रिलेटेड है। पेपर 1 का ये टॉपिक मैं पेपर 2 से रिलेट कर सकता हूँ, पीछे जाओ वापस लिख दो। तो इस तरह से आप बार बार उस चीज़ को अपडेट करोगे। करंट अफेयर्स में आपको पढ़ते हुए कोई पॉइंट दिखा, ऑप्शनल में लिख दो। जीएस में लिख दो, जीएस का कोई पॉइंट ऑप्शनल में दिखा, वहाँ लिख दो। ऑप्शनल की कोई चीज़ जीएस में आप लिख सकते हो, डू दैट। ये इकलौती एक्सरसाइज आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, आपको समझ आएगा। अगर समझ आता है तो फिर से कमेंट करो, मैं इतने कमेंट करने को कहता नहीं हूँ। तीनों पॉइंट आप इसमें से एक पॉइंट भी इंप्लीमेंट कर दो तो इनमें अकेले 100 नंबर तक का आपका चेंज लाने का पोटेंशियल है। अब हम बात करते हैं एसेज की। देखो पहले क्या है कि एक स्टैटिक और एक फिलोसफिकल ऐसे आपको दिखता था इन जनरल। 2022 में थोड़ा स्पेशल कर दिया कि दोनों ही फिलोसफिकल एसेज पूछ लिया। अब इनको आप मास्टर कैसे करोगे, क्या करोगे? इन जनरल लोग आपको क्या सजेस्ट करते हैं, टॉपर्स की कॉपीज़ देखो जो उन्होंने इधर उधर टेस्ट सीरीज़ में लिखे हैं। वो मैं आपको और बेटर और सिंप्लीफाइड वे बताता हूँ। देखो पर्सनली ये मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे दूसरों की राइटिंग समझ नहीं आती, दूसरों की तो खुद की नहीं समझ में आती। मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बात की है ना कि राइटिंग कैसे इंप्रूव करें, वो मेरे खुद के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन थे। आप देखो उनको। तो आप क्या करो, आप इंटरनेट पर जाओ, सर्च करो UPSC एस्से। फॉर एग्जांपल मैं UPSC एस्से 2021 सर्च करता हूँ पेपर। यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल ये इनसाइट्स को ही खोल लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं गूगल में सर्च करूँगा, ठीक है। ये सर्च करते हुए मैं लिखूँगा इसके आगे UPSC एस्से, सर्च कर दिया। यहाँ पर आप देखो 3-4 आर्टिकल ओपन करो जो भी आपको टॉप दिखे, जिन्होंने अच्छा SEO वगैरह किया हो, डिजिटल मार्केटिंग बेटर की हो। 3-4 आर्टिकल देखो। एक वेबसाइट है यहाँ medium.com, ये अगर आपको मिल जाती है तो ये देख लो, राइट। अब इनको पढ़ो आप। यहाँ पर आपको कई बार तो एस्पिरेंट्स मिलेंगे जिन्होंने ये सब आंसर्स लिखे हों और आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा इस पर। ये इन जनरल क्या होता है, इसमें से कई बार लोग एस्पिरेंट होते हैं, उन्होंने कहा होता है कि मैंने देखो एग्जाम में लिखा था, कुछ तो लिखा था, याद नहीं आ रहा लेकिन ऐसा लिखा था। तो लोग इंप्रूव करके आराम से टाइम दे के एसेज लिखते हैं। तो एक टॉपिक पर आप 4-5 लोगों के एसेज पढ़ो और यहाँ एटलीस्ट आपको राइटिंग समझने का इशू नहीं आएगा। आपने UPSC का ओरिजिनल एसे भी पढ़ा है, कोई फालतू किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ का, चाहे वो सिनॉप्सिस ही क्यों ना हो। यार हमें नए क्वेश्चन फ्रेम करने कहाँ से करें। तो आप यहाँ पर देखो, इन्होंने जैसे ये मैडम है, इन्होंने ये लिखा हुआ है UPSC प्रिपरेशन के ऊपर, राइट। तो इन्होंने जो ऐसे लिखा है आप एक बार पढ़ लो। देन दूसरी वेबसाइट पर जाओ, इसमें जो ऐसे लिखा हुआ है ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आपको समझ आएगा। तीसरा जो ऐसे है इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ये इन्होंने जैसे कहानी से शुरू किया है, ठीक है। पसंद आए तो कर लो, नहीं पसंद आए तो मत करो। हेडिंग की बात की है इन्होंने, हेडिंग सब हेडिंग में बात की है। देन नेक्स्ट जो medium.com है, ये बेटर है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएशन वेबसाइट है विकीपीडिया के बाद। अगर आपको कोई भी चीज़ ना मिले और आपको उस पर अच्छा कंटेंट चाहिए जिसमें लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो medium.com पे जाया करो। ये वेबसाइट पर पढ़ो, आपको बेटर मिलेगा। देखो इस पर आप देखो कि बेटर है, स्ट्रक्चरिंग वाइज बेटर है, सब कुछ बेटर है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो फिलोसफिकल एसेज है ना उसका धीरे धीरे डर खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप ज़्यादा नहीं तो 2015 से या 2013 से जो भी एसेज पूछे हुए हैं, हर साल 8 ऐसे पूछ रहा है और 13 से 21 तक आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 50 एसेज हैं। अगर आपने 50 एसेज पर 4-4 लोगों के जो व्यूज़ थे वो पढ़ लिए तो आप ऐसे में इतने धाकड़ हो जाओगे कि फिर कहना ही क्या। और यहाँ आपको ना ये प्रॉब्लम आएगी कि मुझे राइटिंग समझनी है, ना ही आपको ढूंढने पड़ेंगे कि इस बंदे ने सेम टॉपिक पे लिखा है कि नहीं। आपको तुरंत मिल रहा है, गूगल सर्च करके दे रहा है। और इसमें आपको जो बेटर लाइंस लिखे उनको आप लिखते जाओ। जो आपने ऐसे ये 9 रजिस्टर बनाए थे, इसमें ऐसे का रजिस्टर, टॉपिक लिखो, अगेन वही करोगे आप। आपने टॉपिक लिखा यही वाला, यही टॉपिक लिखोगे जो इन्होंने पूछा, इसी ऐसे की प्रैक्टिस करो। ऐसे क्या था, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये टेक्नोलॉजी से आ रहा है, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। आप ये हेडिंग डालो, उसके बाद ये पॉइंट लिखने शुरू करो। आपने ऐसे लगभग 30-40 एसेज पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जानी है। फिलोसफिकल एसेज का डर दूर हो जाएगा, स्टैटिक एसेज आएंगे तो वो रिपीट हो जाएंगे, फिलोसफिकल में आप आराम से हैंडल कर लोगे। जब आप कुछ ऐसे
10-12 एसेस पढ़ लोगे फिलोसफिकल, आपको समझ डेवलप होने लगेगी, ये बात है। फिर ऐसे की स्ट्रक्चरिंग पे बात करते हैं। इन जनरल जो हमारी स्ट्रक्चरिंग होती है, सब कोई क्या कहते हैं, पहले आप इंट्रो लिखो, फिर बॉडी लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो। मैं आपको थोड़ा और माइक्रो लेवल पे जाके बात करता हूँ। आप क्या करो, हर एक पैराग्राफ, आपने सपोज 15 पैराग्राफ लिखे, हर एक पैराग्राफ का इंट्रो लिखो, हर एक पैराग्राफ की बॉडी लिखो, हर एक पैराग्राफ का कंक्लूजन लिखो। अब आपको ये क्या बकवास कर दी, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे का टॉपिक था, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या पूंजीवाद इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकता है, ये टॉपिक है। अब हम इससे एग्री करें डिसएग्री करें वो एक अलग चीज़ है। आप इसमें हर एक पैराग्राफ में इंट्रो लिखोगे, आप डेफिनेटली कंक्लूजन लिखोगे, बॉडी पार्ट लिखोगे, बॉडी में भी आप प्लस साइड जाओगे, माइनस साइड जाओगे। बट मैं बात कर रहा हूँ आपको माइक्रो लेवल पे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने की। ऐसे में क्या है, हम 10 से 15 क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या कहूँगा, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर वुमेन, ये मेरा क्वेश्चन खुद से है, मैं इसके ऊपर आंसर लिखूंगा। तो अब मेरा ये पैराग्राफ कैसा होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इस पैराग्राफ में, सबसे पहले लिखूंगा इसका इंट्रो, लेट अस डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन वुमेन एम्पावरमेंट या इंक्लूजन ऑफ वुमेन। ये मेरा इंट्रो हो गया, या फिर मैंने आइडिया इनिशिएट किया, आइडिएशन, मैं आइडिया इनिशिएट कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैंने एक कनेक्टर भी जोड़ दिया, लेट अस डिस्कस, या टॉकिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, या कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। इससे क्या एक फ्लो बना दिया, हो गया मेरा इंट्रो, दैट्स इट। अब मैं आइडिया के बाद इसको करूँगा एक्सपेंड, अपने आइडिया को। मुझे इस आइडिया को जस्टिफाई भी करना है, जब मैंने बात की है कि वुमेन पे आपको इम्पैक्ट डिस्कस करना है। अब मैं क्या करूँगा, आपकी चॉइस है, आप प्लस में जाओ माइनस में जाओ। मैं इन जनरल क्या करता हूँ, पहले नेगेटिव लिखता हूँ, फिर पॉजिटिव लिखता हूँ, फिर इसको कंक्लूड करता हूँ, फिर एंड में कोटेशन लिखता हूँ अगर मुझे याद आ रही है। जैसे इसी को बताता हूँ, मैंने पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन में लिखा, और इतनी ही लाइन लिखूंगा मैं, इससे ज़्यादा लाइन लिखूंगा भी नहीं, इससे ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ लिखूंगा भी नहीं, ठीक है। और मेरे एसेज की आप कॉपीज उठा के देख लो, मेरे नंबर आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। ये मेरे एसेज के मार्क्स हैं, चाहे लोगों के 170 आ रहे हो तब भी यही मार्क्स हैं, और 110 आ रहे हो तब भी यही मार्क्स हैं, बहुत ना बढ़े ना घटे। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एसे को जो हेडिंग थी उसको इंट्रोड्यूस किया कि लेट अस डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। फिर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा थोड़ा सा नेगेटिव वे में, अगर मैं जाना चाहूँ, मैं क्या कहूँगा कि कैपिटलिज्म की वजह से इंडस्ट्रीज़ बढ़ी हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ क्रिएट हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस आया, किनशिप के जो स्ट्रक्चर्स थे या जो रूल्स थे वो चीज़ें वीक हुई हैं, और सोशल इनसिक्योरिटी आई है। बहुत सारे जो भी आपको पॉइंट्स लिखे, 50 नेगेटिव पॉइंट होंगे वो लिख दो, राइट, हो गया। देन इसके बाद मैं पॉजिटिव पॉइंट्स लिखूँगा। हाउएवर, अब मैं पॉजिटिव पॉइंट क्या बताऊँ कैपिटलिज्म के, मैं बताऊँगा कैपिटलिज्म की वजह से लेसेस फेयर है, ओपन कंपटीशन है, कोई भी इकोनॉमी में आ सकता है। तो जैसे कि IMF ने कहा है 27% तक आपकी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है अगर वुमेन आपकी इकोनॉमी का पार्ट हो, तो वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। अब इसको कंक्लूजन कैसे दूंगा मैं यहाँ पर, कि हर चीज़, या कैपिटलिज्म एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, इसको आप केयरफुली यूज़ करोगे तो अच्छा होगा। फिर एंड में एक कोटेशन छोटी सी, बिना इसके, मतलब बिल्कुल अनाथ सी कोटेशन लाऊंगा, जिसका मुझे पता भी नहीं किसने लिखी किसने नहीं लिखी, बिल्कुल छोटी सी, एवरी ड्रॉप इन ओशन काउंट्स, छोटी सी, हो गया ख़त्म। अपने आप में एक कंप्लीट पैरा है। अब मुझे ना पूरे ऐसे में ये डर है कि मैंने सिर्फ प्लस पॉइंट लिख दिए थे या मेरा नेगेटिव वाला पार्ट रह गया। इसी में मैंने, देखो आप क्या, इंट्रो लिख दिया, नेगेटिव लिख दिए, पॉजिटिव लिख दिया, कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड लिख दिया, कोटेशन लिख दी, सब तो लिख दिया। अब ऐसे में 15 पैराग्राफ लिख सकता हूँ। ऐसे लिखते हुए एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जब आप अपने आइडिया को एक्सप्लेन करते हो तो आपको ना एग्जाम्पल से, हम इन जनरल क्या करते हैं, एग्जाम्पल से अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि IMF ने कहा है कि वुमेन को ले आएंगे तो 27% ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, आपको उल्टा करना है कि वुमेन जब जाती हैं तो एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, मेहनती होती हैं, और जो भी आपको जस्टिफिकेशन देना दे दो, इस वजह से GDP ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल IMF ने भी ऐसा कहा है, उल्टा करो। आपको पॉइंट से, थ्योरी से एग्जाम्पल पर जाना है, ना कि एग्जाम्पल से थ्योरी पर। ये गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप ये दो चीज़ें कर ले जाते हो, जो मैंने आपको बताया, गूगल का यूज़ और ऐसे स्ट्रक्चरिंग इस वे में करो, तो फिर ऐसे में आप इस नंबर पे पहुंचोगे। बिलीव मी, मैंने तीनों अटेम्प्ट में 2 में से 1 ऐसे तो सेम ही लिखा है, सिर्फ कैरेक्टर चेंज कर दिए हैं उस ऐसे के अकॉर्डिंग, बस उतना ही होता है। तो ये ऐसे है।
एक पॉइंट और याद आ गया, मैंने यहाँ ऐड कर दिया, ऑप्शनल पेपर 2 में जो इश्यूज़ आते हैं उसकी भी हम बात कर लेंगे। आई होप आपको ऐसे की बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए तो मैं हर एक पॉइंट के ऊपर आपका व्यू ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप यहाँ तक रुके हो इस वीडियो में इतनी देर तक, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद तो आ रहा होगा, या हो सकता है बहुत ज़्यादा ना पसंद आ रहा हो, आप इसको लेकर फिर अब एक बड़ा सा नेगेटिव कमेंट लिखो, आई विल बी हैप्पी। तो अब हम बात करते हैं सेकंड विलेन के ऊपर। पहला विलेन था हमारा इंट्रो, सेकंड विलेन है डायग्राम टेबल फ्लो चार्ट। अब देखो, अच्छी बात है अगर आप डायग्राम बनाते हो डेफिनेटली, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि पहले क्वेश्चन को तो एड्रेस करो फिर डायग्राम पे आना। ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर्स में देखोगे 2 साल मेरे 150 के ऊपर मार्क्स हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक ऑल इंडिया हाईएस्ट ही होंगे। पेपर 1 में मेरे 6 से 7 डायग्राम्स थे, पेपर 2 में हर क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 2 से 3 डायग्राम थे, मिनिमम एक तो था ही। यहाँ पर आप देखोगे 120 में मार्क्स हैं, 114 ये स्कोर है, इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, वहाँ डिक्रीज ही नहीं हो रहा है। तो ये सब जो डायग्राम और ये टेबल फ्लो चार्ट, ये चोचलेबाजी क्या है, ये आप ऐसे करके ये लिख देते हो, यहाँ पर आपने लिख दिया, क्या है ये? कोई सेंस है इस चीज़ का? जस्ट आपने टाइम पास करने के लिए कि आपको किसी ने कहा है कि अच्छा डायग्राम बनाना है, बना दिया। आपसे कहा भक्ति लिटरेचर, आपने वहाँ मैप बना दिया इंडिया का कि कबीर यहाँ थे, चिंतामणि यहाँ थे, ये यहाँ थे, अलवर नैनार यहाँ थे, ठीक है, किसने पूछा आपको करने को? अगर ये चीज़ नेचुरली आती है तो करो, अदरवाइज एग्ज़ाम में या फिर आप ज़बरदस्ती करने बैठोगे तो नेगेटिव जाएगी। इसका भी उतना ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कई बार जितना इंट्रो का। देखो पूरे क्वेश्चन आप मिस हिट कर दिया इंट्रो में टाइम वेस्ट करके, और आप बॉडी में आपका पूरा ध्यान है कि अरे बगल वाले ने तो बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया होगा और मैं तो बना ही रहा हूँ, तो भैया मैं तो बिल्कुल परेशान होकर घूमूँ। जिन्हें बहुत घमंड होता है अपने डायग्राम पर, मुझे बहुत था, क्या बनाते हैं डायग्राम में? इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। कोई ट्रायंगल बना लेता है, कोई चौकोर बनाता है, कोई पेंटागन बनाता है, कोई प्रोज के लिए कौन के लिए ऐसा बनाता है। क्या कर लोगे और डायग्राम में? टेबल बनाओगे तो आप ऐसा करोगे, कोई इस तरह से लिख के ये पॉइंट लेती है, कितना अच्छा लगता है, बकवास वाहियात लगता है। और उसमें आपका क्या कर रहे हो, मेन क्वेश्चन को अगेन एड्रेस नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन नहीं पूछा था उन चीज़ों के ऊपर जो आप करके चले आ रहे हो, ये ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो डायग्राम टेबल फ्लो चार्ट वाली बात से अगर आप एग्री करते हो तो ठीक है, नहीं एग्री करते हो तो फिर अगेन गालियाँ वेलकम है कमेंट सेक्शन में। तो ये सेकंड विलेन है। आपको ये चीज़ अगर आती हो नेचुरली तो करो, नहीं आती तो मत करो। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट मैंने बताया सारे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आप 230 मार्क्स का अटेम्प्ट करके 150 से ऊपर मार्क्स ला सकते हो, ये मेरी खुद की कहानी है। और 250 का अटेम्प्ट करके आप 80s में रह जाओगे। जो पूछा है वो तो लिखो, आप फिर करो ना ये कि 20 क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, या डायग्राम है तो ठीक है। अब अगेन जिस चीज़ का मैं कभी फेवर नहीं करता, लेकिन उस चीज़ की भी इंपॉर्टेंस है आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज़ की, हाउ मच, कितना करें और क्यों करें। देखो मेरी नज़र में इस चीज़ की सिर्फ एक वैल्यू है, एग्ज़ाम में ना आपको 9 पेपर लिखने हैं, और जब आप GS1 एक दिन आप ऐसे लिख चुके होते, फिर GS1 मॉर्निंग में, GS2 इवनिंग में, फिर GS3 मॉर्निंग में, फिर GS4 इवनिंग में। इस पेपर में ना आपके पास एक इंसेंटिव होता है कि कब एग्ज़ाम ख़त्म हो मैं पेन फेंकूँ। देन जब आप लैंग्वेज पेपर 1 इंग्लिश लिखते हो, या लैंग्वेज पेपर 2 जो भी आपकी रीजनल हिंदी है या तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली मलयालम जो भी है वो लिखते हो, एंड नेक्स्ट डे जब आप ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 लिखते हो, यहाँ भी एक इंसेंटिव होता है कि पेपर ख़त्म हो कॉपी फेंकें। क्यों? हमने आंसर राइटिंग की नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं की होती। हमारे गुरु जी थे, उनको हम बहुत ज़्यादा नफरत करते थे 10th क्लास में। मास्टर साहब कहते थे, हिंदी मीडियम से पढ़ते थे हम लोग, अब तो है ठीक है, तो उनको हम बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में एक चीज़ बताई थी, बहुत पीटते थे, हाथों पे वो जो लकड़ी का स्केल होता है ना वो मारा करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग लिखते नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आंसर्स है ना, अगर मैं आपको रात में 10 बजे उठा के या 12 बजे उठा के भी पूछ लूँ, 10 बजे तो जल्दी बोल दिया, तो उस टाइम भी आपको रटे होने चाहिए और आपकी फिंगर्स को याद होना चाहिए। जो आंसर है आपकी उंगलियों को रट जाना चाहिए, तब आप सेलेक्ट हो रहे हो। इतना लिखो। और लिखने के लिए जो मैंने बताया, प्रीवियस ईयर से बेटर कुछ नहीं हो सकता। टेस्ट सीरीज लिखनी, टेस्ट सीरीज लिखो, सिर्फ इस वजह से लिखो, मार्क्स दे ना दे ठीक है। राइटिंग, अच्छी राइटिंग में लिखो। अच्छी राइटिंग के लिए क्या करोगे आप? बड़ा बड़ा लिखो थोड़ा सा, ऐसे मत लिखो एज इट इज़, ये मत लिखो, दूर लिखो, एज इट इज़। थोड़ा बड़ा लिखोगे, जगह ज़्यादा होगी, बेटर है। कहीं आपको कुछ इंप्रूव करना होगा, एज यहाँ बीच में कुछ डालना है वो डाल दोगे, 2 लाइन के बीच में थोड़ा स्पेस रखो। बाकी मैंने एक पॉइंट बताया था कि राइटिंग कैसे इंप्रूव करनी है। तो आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज़ की ये वैल्यू है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेफिनेटली आपको पता चलते हैं। देन 9th पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो या आपने अब तक नहीं किया, तो कैसे करोगे? सबसे पहले स्टैटिक क्वेश्चन लिखो, देख के लिखो, ओपन बुक एग्जाम लिखो। ओपन बुक खोल के लिखो।
उसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिखो, उसके बाद अप्लाइड। सीधे मत अप्लाइड क्वेश्चन लिखने बैठ जाओ, सीधे मत टेस्ट सीरीज लिखने बैठ जाओ, क्या फ़ायदा। अगर आप सिनॉप्सिस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो मैं आपको 20 नंबर दे दूंगा पूरे 250 में से, फिर गाली दोगे कि ये तो नंबरिंग नहीं देते हैं। दूसरी कोचिंग में भी ऐसा ही होता है, आप पहले दूसरे टेस्ट लिखो 20, 30, 40 नंबर मिलते हैं। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सी कंडीशन है जब ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं और वो कौन सी कंडीशन जब नहीं बुला सकते, ये बता दो। भाई साहब लक्ष्मीकांत बुक खोल के भी अगर आप ये क्वेश्चन लिखने बैठोगे ना तो भी आपकी वॉट लग जाएगी। लिखो, अगर आप वो लिखना सीख जाते हो तब करंट अफेयर्स पे आओ। जब हम छोटे बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते तो उनको तिपहिया साइकिल सिखाते ना, यहाँ एक पहिया यहाँ एक लगा के, तब वो सीखते हैं। जब कोच आपको क्रिकेट खिलाना सिखाता है तो बैट आपको पकड़ के दिखाता है कि बेटा ऐसे पकड़ो, तब खिलाता है। पहले आपको स्लो बॉल खिलाई जाती है, बाद में बाउंसर। तो पहले ओपन बुक लिखो, देख के लिखो, आप वो भी नहीं कर पाओगे। जब आपको लगे कि आप ये करने लगे फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो, ये तो आसान होता है करंट अफेयर्स। इन जनरल सारी मैगजीन्स ने स्ट्रक्चर अच्छा फॉलो किया है, बेटर है। उसके बाद अप्लाइड क्वेश्चन पे जाओ। तो जो असिस्टेड प्रिपरेशन है वो करो। किसने कहा कि बिना देखे लिखो, 7 मिनट में लिखो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आप एक क्वेश्चन को दो, एक टॉपिक को 10 से 15 मिनट दो। 40 साल का कर ले जाओ तो 40 साल, नहीं तो 10 साल तो कर ही लो। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कितनी बार, तो मैं चीख चीख के कह चुका हूँ। देन लास्ट चीज़ जो मैंने अभी इस वीडियो के बीच में ही ऐड की, जो सडनली याद आ गई, ऑप्शनल पेपर 2 में। एक्चुअली अभी एक बंदे का मैसेज आ गया कि सर पेपर 2 में हम ये करंट अफेयर्स कैसे इंक्लूड करें और केस स्टडीज़ कैसे इंक्लूड करें। देखो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है जो ह्यूमैनिटीज़ वाले ऑप्शनल हैं, स्पेशली ज्योग्राफी हो गया, सोशियो हो गया, एंथ्रो हो गया, जहाँ पेपर 2 जर्नलिस्टिक है। हिस्ट्री में तो चलो वर्ल्ड हिस्ट्री है पेपर 2 में, PSIR में भी इंटरनेशनल रिलेशन है, वहाँ भी आपको GS जैसा मिलेगा। तो वहाँ पर ना आपका मेन चैलेंज ये है कि आप ऑप्शनल कैसे लिखते हो। करंट अफेयर्स तो आप लिख ही रहे हो, केस स्टडीज़ लिख रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको कहूँगा पूरा IR लिख दोगे। PSIR में अगर आप थ्योरीज ऑफ डिटरेंस लिख देते हो न्यूक्लियर में, तब जाके मानोगे कि आप करंट अफेयर्स नहीं लिख रहे हो, ऑप्शनल का पेपर लिख रहे हो। ये चीज़ें करनी है। अगर आप ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसको आप कैसे रीजनल डेवलपमेंट से लिंक करते हो ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तब आप कहोगे कि ये कुछ है। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हो और उसमें आपने GS लिख दिया, क्या फ़ायदा। पेपर 1 से लिंक करो एंथ्रो ऑप्शनल में। इस वे में आपको काम करना है। सोशियो ऑप्शनल में भी आप यही करोगे। अगर आप एजुकेशन सोशल चेंज की बात कर रहे हो, पेपर 1 में भी टॉपिक है, 2 में भी है। पेपर 2 में आप क्या जनरल लिख दोगे। तो आपके ऊपर मेन चैलेंज क्या है कि उसमें आप ऑप्शनल कैसे शो करते हो। करंट अफेयर्स और केस स्टडी तो आ जाएंगे। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। जैसे मैं आपको सोशियो ऑप्शनल से बताऊँ, कई बार क्वेश्चन पूछता है ना कि राइट विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट विद जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इस तरह का होता है। ठीक, तो मैं क्या कहूँगा, UPSC के सिलेबस पर जाओ। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन, मोबिलिटी, ये आपके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं। ये टॉपिक लिखे ना, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ये आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। इकोनॉमिक लाइफ, लेबर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा कि नहीं होगा वर्क का, पावर इलीट्स पैदा होंगे, ब्यूरोक्रेसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपके सोशियो है। ठीक है, रिसर्च, वेरिएबल, सैम्पलिंग, एनालिसिस, ये सब आप कैसे कर सकते हो, ये सारे हैं। ठीक, देन इसका रिलीजन पे या एनिमिज्म या किन चीज़ों पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आप सिलेबस तो देखो, राइट। थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज पे जाओ। जो भी सिलेबस में कीवर्ड लिखे हैं ना, क्लास स्ट्रक्चर हो गया, किनशिप, कुछ नहीं तो सब्जेक्ट की हेडिंग तो आपको याद रहेंगी। सब्जेक्ट की हेडिंग क्या है सोशियो में, रिलीजन हो गया, किनशिप हो गया, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हो गया, इस तरह से टोटल 10 टॉपिक है। ज्योग्राफी में क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, 5 फिजिकल ज्योग्राफी है। देन उसके बाद आपका पॉपुलेशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट में अर्बन हो गया, रूरल हो गया, ये तो इनफैक्ट सोशियो में भी है। इस तरह से ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कल्चरल ज्योग्राफी हो गया, ये आपका सोशियोलॉजिकल या फिर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव। और क्या होता है, अभी मैं पूछूं कि लॉकडाउन की वजह से लेबर माइग्रेशन हो रहा है, इसको आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आंसर दो या ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में आंसर दो, क्या दे दोगे। वही आप न्यूज़ पे ध्यान दोगे कि इतने % लोग यहाँ से यहाँ गए, सोनू सूद ने ये किया, उसने ये किया, वो आंसर नहीं है, वो सोशियोलॉजिकल या ऑप्शनल का पर्सपेक्टिव नहीं है। ऑप्शनल का पर्सपेक्टिव क्या है, माइग्रेशन, मोबिलिटी, ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक्स है। फैमिली पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो भी आप सिलेबस उठा के देखो, उनसे आप जितना रिलेट कर पाओ उस चीज़ को आप एड्रेस करने की कोशिश करो। तो आई गेस मैंने आपको 10 पॉइंट्स में काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। इस पूरे प्रोसेस में अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस में आपको हेल्प चाहिए तो सिनॉप्सिस के कोर्सेज तो देखो हैं ही, ऐसा तो है नहीं कि सिनॉप्सिस के कोर्सेज नहीं है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई हुई तो मैंने फ्री बताई है। एक कोर्स एटलीस्ट उसका जो थीम है वो आप ध्यान रखना, मेंस आंसर बिल्डिंग, ये प्रीवियस ईयर, यहाँ 40 साल के क्वेश्चंस हमने टॉपिक वाइज डिस्कशन किए हुए हैं। ये सारे जो भी फाइल्स है ना,
ये मैंने अपलोड कर दिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल, जियोलॉजी, एंथ्रो, देन हिस्ट्री, देन सोशियो, रिद्धि मैम पबेड और PSIR की अपलोड कर चुके हैं। सारी मैंने आपको दिखा दी, फ्री रिसोर्सेज सेक्शन से डाउनलोड कर लो। इतनी चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट कर ले जाते हो तो आप एक बार थोड़ा ध्यान से बैठो, सोचो, समझो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कितना स्कोप है। अगर आप 30-40 नंबर से इंटरव्यू में मिस कर रहे हो फाइनल रैंक में तो आपका वो कवर हो जाएगा, प्लस 30-40 पहुंच जाओगे। अगर आप 100 नंबर से मेंस मिस कर रहे हो तो आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप रेंज में ही नहीं हो, आप प्री निकाल के बैठे हो, बस आपको नहीं पता मेंस में क्या करना है, तो आप एटलीस्ट कंपटीशन में आ जाओगे। बस ये है कहानी पूरे मेंस की। और बिलीव मी, एक मेरी ये 45 मिनट्स या 46 मिनट की जो बकवास है ये आपको किसी भी दूसरे कोर्स से, पेड या फ्री, किसी भी चीज़ से ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आप इसको फॉलो करो एंड सिनॉप्सिस IAS आपको फॉलो करना है, ज़रूर फॉलो करो। जो मैंने गाइडेंस सीरीज़ में वीडियोस दिए हैं इनको आप देखो एंड डू वॉच दीज वीडियोस कि ये ऑप्शनल में और GS में क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जो भी प्लस माइनस है कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करूँगा।